नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधानों से तुलना करेंगे। इसमें क्रमशः हम लोग कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण संविधान हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के संविधानों को देख लेंगे। ठीक है, ये कुछ संविधान ना होकर ये कुछ टाइप्स ऑफ संविधान आप देखेंगे तो आपको विश्व भर की विभिन्न शासन प्रणालियों और व्यवस्थाओं के बारे में पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले अमेरिकी संविधान को देखते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया 1776 में 13 स्वतंत्र उपनिवेश एक होते हैं आपस में और अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ बनाते हैं, डिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिव स्टेट। ठीक है, और अमेरिका का निर्माण होता है। पर एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आते हैं जॉन मार्शल, उन्होंने एक निर्णय द्वारा, ये पहले जानते हैं जैसे मैंने कहा था कि ये परिसंघात्मक था, कन्फेडरेशन था, लेकिन जॉन मार्शल ने अलग होने के अधिकारों को ख़त्म कर दिया और क्या किया, अब क्या हो गया, वर्तमान में 50 राज्य हैं और अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिव स्टेट्स। ठीक है, अब ये फेडरेशन हो गया है। मैंने फेडरेशन, कन्फेडरेशन इन सब के बारे में आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो अब संघात्मक व्यवस्था अमेरिका में लागू है। ठीक है, और संघात्मक व्यवस्था के जो गुण होते हैं वो मैंने बताए हैं पहले भी। अमेरिका में क्या ऐसे हैं जो भारत में नहीं है वो देख लेते हैं, या भारत में भी हैं बट जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है, दोहरी नागरिक। पहले तो कानून निर्माण की शक्ति जो होती है वो है, हाँ, कि स्टेट कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स राज्यों के हैं। हाँ, दोहरे संविधान है। ठीक है, स्टेट्स केंद्र अपने विषय पे संविधान बनाए हैं और राज्यों ने अपने विषयों पे। ठीक है, तो जैसे कि ये 3 ऑर्गन होते हैं ना, लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी, तो तीनों ही स्तर पे ये पैरेलल विद्यमान है राज्यों के। ये किस मामले में अलग है अभी मैं आगे देखता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, लिखित संविधान है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, मतलब कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा उसका चुनाव होगा, वंशानुगत नहीं होगा। अध्यक्षीय व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा, वो नहीं आएगा कहाँ से, विधायिका से चुन के नहीं आएगा, उसका स्वतंत्र अपना चुनाव होगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, मैंने बताया कि संघात्मक ढांचा है। संघात्मक ढांचा में दोहरी नागरिकता, यानी राज्य की और केंद्र की नागरिकता आपको अलग अलग मिल रही हैं। स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ राज्यों को दी गई हैं, ठीक है, अपने यहाँ केंद्र में दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारे विशिष्ट हैं, केंद्र व राज्यों का अलग संविधान होना, दोहरी नागरिकता होना, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को होना, ये थोड़ी विशेषताएँ हैं संघात्मक ढांचे की। आगे देखें तो शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण भी है। विधायिका की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ भी चूँकि 2 सदन की उपस्थिति, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 का यहाँ का निम्न सदन है, और सीनेट, यहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं इसको समेकित रूप से, जैसे अपने संसद बोलते हैं विधायिका को, वैसे कांग्रेस बोलते हैं यहाँ पे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 435 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये जनसंख्या के आधार पे बांटी गई हैं। तो यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने हैं, 435 सदस्य हैं। हाँ, इनको लगभग 2 साल की टर्म मिलती है। तो उसके अलावा सीनेट की बात करें, 100 मेंबर्स हैं, क्योंकि 50 स्टेट हैं, हर स्टेट से 2-2 मेंबर हैं। ये राज्यों में समानता पैदा करने के लिए, ये जो है जनता में या लोगों में समानता पैदा करने के लिए हमें फेडरल स्ट्रक्चर में उच्च सदन का होना जरूरी होता है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है उनके हितों का। ठीक है, इसलिए 2 सदन पाए गए हैं, सीनेट और जो है क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब आगे देखें तो अमेरिका में विधि कैसे निर्माण होगा। भाई, दोनों सदनों ने आपस में पास किया कोई कानून, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, विधि पास हो गई। संविधान संशोधन के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था है। अगर संविधान में संशोधन करना है कि कोई विधि जो है दोनों राज्यों में 2/3 से बहुमत से पास होगी, साथ ही 3/4 राज्यों का की सहमति भी चाहिए।
यानी 3/4 राज्य, 50 का 3/4 लगभग 37.5 पड़ रहा है। 38 राज्यों की कुल मिला की सहमति आपको चाहिए। और दोनों राज्यों के 2/3 बहुमत भी चाहिए, दोनों सदनों के। ठीक है, संविधान संशोधन तभी कानून बनता है। ठीक है, तो सीनेट को कुल मिला के संविधान अमेरिका के फेडरलिज्म यानी संघवाद की आत्मा कहा जाता है। अब वहाँ की कार्यपालिका देखें तो पहली बात कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अब तो यह प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, तो राष्ट्रपति शासन का प्रमुख होता है। और क्या है, हेड ऑफ स्टेट ही जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। हमने देखा है अध्यक्षीय प्रणाली में क्या क्या होते हैं। राष्ट्रपति अधीनस्थों में प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो अपने आप क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में समकक्षों में प्रधान होता है प्रधानमंत्री, लेकिन ये राष्ट्रपति जो है अधीनस्थों में प्रमुख होते हैं। और बस यही मंत्रिपरिषद कुल मिला के जो होती है वो राष्ट्रपति के अधीन होती है, ना कि समकक्ष होती है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये देख लेते हैं प्रक्रिया। ये एक इलेक्टोरल कोलाज बनता है। ठीक है, जनता कोलाज को चुनती है। ठीक है, एक कोलाज चुना जाता है और उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है। इल्म मिला के पहली बात तो राष्ट्रपति के कौन बन सकता है, आप जो है जन्म से अमेरिकी नागरिक होने चाहिए। ठीक है, नागरिकता 2 तरीके से होती है, एक होता है अर्जित, एक होता है जन्म से। तो आप केवल जन्म से ही नागरिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि अभी कोई भारतीय जाके अमेरिकी नागरिक बन जाए, ग्रीन कार्ड वगैरह वहाँ चलता है। हाँ, आपने किसी अमेरिकी नागरिक से शादी कर ली और आप वहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हुए, नहीं, आपको जन्म से नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। भारत में जो है जन्म से नागरिकता का कोई वो नहीं है, राष्ट्रपति बनना आप नागरिक हो पर्याप्त है। ठीक है, तो एक इलेक्टोरल कोलाज होगा, निर्वाचक मंडल, हाँ, उनको जनता चुनेगी। ऐसे इलेक्टोरल कोलाज में कुल वोट्स होते हैं 538। ठीक है, 538 में क्या क्या 435 जो है ये वोट्स समझिए आप, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की संख्या के बराबर, 100 जो है सीनेट की संख्या के बराबर, और 3 जो है, जैसे वाशिंगटन डीसी सुना है ना आप, डीसी क्यों है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो 3 सीट्स उनके लिए रिजर्व हैं। तो बहरहाल ये सदस्य सदनों के वोट नहीं देते हैं, ये निर्वाचक मंडलों की संख्या डिसाइड की गई है। तो बहरहाल प्रक्रिया थोड़ा कठिन है। कुल मिला के जो है आप राष्ट्रपति हर स्टेट में हाँ अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, हाँ उतना उम्मीदवार खड़ा करेगा और पूरे स्टेट में, और फिर राज्य के लोगों द्वारा वोट किया जाता है। अगर कोई प्रतिनिधि जो है 50% से ज़्यादा वोट पा जाता है तो उसे जो है ऐसा नहीं कि उस स्टेट की केवल उतनी ही सीटें मिलेंगी संख्या बराबर, उसे सारी की सारा स्टेट वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ये विनर टेक्स ऑल यहाँ नीति पाई जाती है। थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, बाद में कभी बताऊँगा इसको आपको अगर आप जानना चाहेंगे तो। ठीक है, और ऐसे ही होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि ज़्यादा वोट पाने वाला भी हार जाता है, जैसे कि अल गोर बनाम जॉर्ज बुश चुनाव जो हुआ था, और तो उसमें क्या हुआ था, अल गोर को ज़्यादा वोट मिले थे लेकिन जॉर्ज बुश को ज़्यादा स्टेट्स जीते थे। तो उस हिसाब से जो है अंतिम में जॉर्ज बुश जीत जाता है। ऐसा शायद क्लिंटन हिलेरी के साथ भी यही होता संभवतः। तो बहरहाल हाँ, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 साल में जो है 1/3 लोग रिटायर होते रहते, बदलता। हाँ, और अस्थायी कार्यपालिका है। हाँ, अपने यहाँ क्या अस्थायी प्लस अस्थायी है। अस्थायी में मंत्री लोग रहते हैं, अस्थायी में नौकरशाही रहती है। इनके यहाँ क्या है, अस्थायी ही मेन है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ऐसी बाध्यता है नहीं कि आपको चुनना विधायिका में से है, तो अपने मन से भी जो योग्य पाता है विशेषज्ञों को चुन लेता है। ठीक है, विशेषज्ञों को चुन लेता है अपनी मंत्रिपरिषद में। साथ ही साथ सरकार में अस्थायित्व भी होता है क्योंकि वोट की राजनीति नहीं चलती है। आइए आगे देखते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका के स्तर पे भी संघात्मक व्यवस्था, जैसे भारत में ये चीज़ नहीं है। भारत में क्या है कि आपने कार्यपालिका के स्तर पे देख लिया, आपने विधायिका के स्तर पे देख लिया, केंद्र राज्य पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ की संसद अपनी विधानसभा दोनों बराबर है। हाँ, लोकसभा विधानसभा, राष्ट्रपति यहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री है, अपनी अपनी शक्तियाँ उसकी हैं, स्वायत्तता है। पर न्यायपालिका एकीकृत है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर है हाई कोर्ट अपने यहाँ। ठीक है, बाकी दोनों में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में ऐसा नहीं है, पर जुडिशरी में आके सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ जाता है। पर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में, न्यायपालिका में भी संघात्मक व्यवस्था है। वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट है वो जो है उसमें स्वायत्तता प्राप्त करता है। कैसे,
ठीक है, कि कुछ विषय राज्य के होंगे, ठीक है, कुछ विषय केंद्र के होंगे, ठीक है। जो राज्य के विषयों पे कोई भी कानून होंगे या जो होगा उस पर निर्णय कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोर्ट है, ठीक है, और स्टेट हाई कोर्ट है जो कि अपील सुनेगा। ये राज्य सूची के विषयों की बात हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट इसे बोलते हैं। वहीं फेडरल कुछ विषय होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए शिक्षा राज्य का विषय हो गया, तो उसमें जो कुछ कमियां आएंगी और डिस्ट्रिक्ट स्टेट सुनेगा, कोर्ट सुनेगा, और उसकी अपील स्टेट हाई कोर्ट सुनेगा। वहीं मान लीजिए एक रक्षा विषय केंद्र का है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट सुनेगा केंद्रीय अपराधों पे। फिर स्टेट लेवल पे उसको स्टेट फेडरल कोर्ट में अपील की जाएगी, फिर अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, ठीक है। अब ये समझिए कि विषय भी इनके अपने अपने बदले हैं, इनकी अपनी अपनी स्वायत्तता है। अब आगे देखते हैं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियां कैसे होती हैं? निर्वाचन के द्वारा होती हैं, ठीक है। ये जो है 9 जजेस की बेंच होती है, आजीवन जज रहते हैं, कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। हाँ, ये 65-62 जो इंडिया में चलता है वहाँ पे नहीं है। हाँ, तो ये लोग 9 जजों का आजीवन निर्वाचन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट कार्य क्या करती है? पहली बात तो संविधान की व्याख्या करना, ठीक है, संविधान का निर्वचन। कहीं अगर संविधान में किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़न आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो क्या चीज़ें संवैधानिक है क्या नहीं बताती है। तो ये लोग इसी हिसाब से कई बार जॉन मार्शल केस हुआ, वैसे फिर ये सूचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफाइन करना हुआ, और तमाम चीज़ें हैं अपने अपने तरीके से। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट हुआ या स्टेट स्टेट डिस्प्यूट हुआ, ये भी है। हाँ, ये भी देखेगी। प्लस क्या देखती है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय जो फेडरल विषयों में, खासकर स्टेट विषय में ध्यान रखिएगा कि अंतिम अपीलीय न्यायालय स्टेट हाई कोर्ट है, लेकिन फेडरल विषयों में जो विषय केंद्र को दिए गए हैं उसमें अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है? जो हमने देखा था कि आप क्या बोलते हैं, कंटेंट का भी कर सकते हैं प्लस प्रोसेस का भी कर सकते हैं, आप विधायिका के भी नियोग कर सकते हैं, कानूनों कर सकते हैं, और कार्यपालिका के भी, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वहाँ पे। हाँ, अब क्या है कि ये जान लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्वाचन करने की शक्ति से हासिल किया है इसको, ये शुरुआत में नहीं था। तो इसको अपने निर्वाचन की शक्ति जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही हासिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने आगे। और प्राकृतिक कानूनों को वहाँ प्राथमिकता दी जाती है। प्राकृतिक कानून क्या होते हैं? नेचुरल लॉस। अब थोड़ा सा हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि विधियों के प्रकार, ठीक है, विधियाँ कौन कौन सी होती हैं और कुल मिला के उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले सकारात्मक विधि होती है। सकारात्मक विधि कौन सी होती है? जो मानव द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित से मतलब है संसद द्वारा निर्मित। तो ये देखिए, हर तरीके की विधियाँ हर जगह थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में उसी तरीके की विधि पाई जाएगी। हाँ, वहाँ पे कौन सा लॉ सुप्रीम है ये अलग अलग बात है। तो जैसे इंग्लैंड में जो है पॉजिटिव लॉ सकारात्मक विधि सुप्रीम होती है, संसद द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। तो दूसरी लोक विधियाँ होती हैं। लोक विधियाँ या कॉमन लॉ जनरली कोर्ट के जजमेंट से डिराइव होंगी। हाँ, ठीक है। प्रथागत विधि मतलब कस्टमरी लॉ, ये क्या है कि कुछ बहुत समय से कुछ चला आ रहा है। हाँ, तो खास जैसे खाप पंचायत या ऐसा कुछ हुआ, ये पारंपरिक देशों में इन विधियों की प्राथमिकता होती है। इसके अलावा एक होती है प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि। ये माना जाता है कि प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति ने ही ऐसा किया था, ठीक है। तो यूएसए में प्राकृतिक विधि को तवज्जो दी जाती है, ठीक है, कि कोई भी मानव द्वारा निर्मित विधि इन प्राकृतिक विधियों के ऊपर नहीं है। जैसे भारत में मूल अधिकारों की व्यवस्था है, इन्हें भी इनसे भी ऊपर नेचुरल राइट्स को माना जाता है कि हर व्यक्ति को हासिल होने ही चाहिए किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए ये बहुसंख्यकों और संसद की तानाशाही से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि प्राकृतिक विधियां आदमी को मिलेंगी ही मिलेंगी, संसद इनको कभी नहीं छीन सकता, ठीक है। इनसे थोड़ा नीचे फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं, नेचुरल राइट से नीचे फंडामेंटल राइट्स थोड़ा हो जाते हैं। तो इंग्लैंड अमेरिका में जो है ये ध्यान रखिएगा, हमेशा
इसीलिए जो है नेचुरल राइट्स के कारण वहाँ का सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर हो जाता है, क्योंकि नेचुरल राइट्स कहीं लिखे हैं नहीं, मानव अली खान लिख नहीं सकता। तो ये उसकी प्रज्ञा, आपके विवेक पर निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के कि वो नेचुरल राइट्स किसको माने और किस हिसाब से उनको डिफाइन करे। ठीक है, अब जो है अगला क्या है, एक ईश्वरी विधि। ठीक है, डिवाइन लॉ। ईश्वरी विधि क्या होती है, जो माना कि भाई ये ईश्वर ने लिखा हुआ है। हाँ, जैसे कि ये धार्मिक बाइबल हो गया या फिर गीता हो गया, या हाँ इन्होंने ये जो है कुरान हो गया, ये इन्हीं के आधार पे सस्ता चले। कुछ धर्मतांत्रिक राज्य हैं जहाँ पे ईश्वरी विधि सुप्रीम मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने विधि के टाइप सीख लिए। अमेरिका में प्राकृतिक कानूनों को, नेचुरल लॉज को सुप्रीमेसी दी गई है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब देखते हैं, ये हो गया अमेरिका का संविधान हमारा। अब जो है ब्रिटेन का संविधान देखते हैं। ठीक है, पहली बात तो अलिखित संविधान है, बन गया संविधान, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, लेकिन लिखित रूप में नहीं है। कुछ कानून वगैरह से लिखे हैं। ठीक है, तो संविधान नाम की कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है, अगली बात, संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, राजतंत्र है, मोनार्की है। मोनार्की का मतलब क्या है कि भाई जो हेड ऑफ स्टेट है वो वंशानुगत रूप से आ रहा है, बट संवैधानिक है। 1688 में क्रांति होती है इंग्लैंड में, गौरवमय क्रांति। उसके बाद क्या होता है कि मोनार्की पे संवैधानिक, मैंने भी बताया ना कि संविधानवाद क्या होता है। आके संविधानवाद क्या होता है कि संविधान की सीमा के अंतर्गत, ठीक है, आपको शासन करना है, तो वहीं ये राजतंत्र ऐसा है कि जो संविधान की सीमा के अंतर्गत शासन करता है। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता है। पहली बात तो संसदीय प्रणाली है, जैसे भारत में है क्या कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर में से निकल रहा है और जुडिशरी अलग है ही। फिर संसदीय सर्वोच्चता क्या है, कल मैंने बताया था वो भी। ठीक है, कि संसद कुछ भी परिवर्तन कर देती है अपने हिसाब से क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट नहीं है उतने तगड़े जितने भारत और अमेरिका में है। ठीक है, एकात्मक शासन है, यानी संघात्मक नहीं है कि यानी केंद्र जो है सारी शक्तियाँ केंद्र के पास ही हैं, वो स्थानीय स्तर पर कुछ शक्तियों का हस्तांतरण कर सकता है, पर वो अपनी जो है शक्तियाँ उसकी नहीं है। का ठीक भी है क्योंकि छोटा सा देश है तो केंद्र के हिसाब से चलता है। दूसरी बात, राज्याध्यक्ष जैसे हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ कौन है, सॉरी हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्रधानमंत्री, बट हेड ऑफ स्टेट जो है क्राउन है। ठीक है, अब देखते हैं विधायिका के स्तर पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। ये हाउस ऑफ लॉर्ड एक्चुअली कायदे से द्विसदनात्मक व्यवस्था की जरूरत तो होती है, पर संघात्मक व्यवस्था होती है। ठीक है, कि दूसरा सदन जो होता है, उच्च सदन जो होता है, राज्यों प्रतिनिधित्व करेगा। पर यहाँ पे क्या है कि इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड बनाया था क्योंकि यहाँ राजतंत्र था, तब राजा ने अपने मन के लोगों को जगह देने के लिए कि भाई सामंत, पादरी और ये सब लोग होते थे। और हाउस ऑफ कॉमन में जनप्रतिनिधि थे। ठीक है, तो बहरहाल क्या होता था कि हाउस ऑफ लॉर्ड में सदस्य कितने होंगे, संख्या अनिश्चित है। ठीक, हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सदस्य होते थे वर्तमान में शायद, और 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कार्यपालिका की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में जो व्यवस्थाएं होती हैं वही सारी हैं कि कार्यपालिका चुनी जाएगी विधायिका में से ही, और मंत्रिमंडल चुना जाएगा, प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होगा, अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका होगी। और कार्यपालिका में जान लीजिए कि क्राउन जो है सबसे ऊपर है, एक क्या बोलते हैं वो नॉमिनल हेड है, जैसे अपने राष्ट्रपति हैं नॉमिनल हेड, वैसे ही क्राउन वहाँ नॉमिनल हेड है नाम मात्र का, और मंत्रिपरिषद वास्तविक सत्ताधारी है। न्यायपालिका की बात करें तो देखिए ऊपर के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, नीचे फिर लंदन हाई कोर्ट या प्रिवी काउंसिल है, उसके नीचे सर्किट जज हैं। ठीक है, ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पहले नहीं था। पहले जो है हाउस ऑफ लॉर्ड के जो 12 विधि लॉर्ड होते थे, ठीक है, विधि लॉर्ड बोलते थे, वहीं बैठ के सुप्रीम कोर्ट जाते थे, और ये 2010 में गठित होता है। ठीक है, तो और इसको जो है केवल सुप्रीम कोर्ट के इनके केवल जो है काम है अपीलों को सुनना बस। क्यों जो है और कोई अधिकार नहीं है जो बाकी जगहों पे है सुप्रीम कोर्ट को।
पहली चीज़ कि चूँकि संघात्मक व्यवस्था नहीं है तो स्टेट और सेंट्रल स्टेट और स्टेट स्टेट वाली बात ही खत्म कि उनकी बातों को सुनेगा। कोई संविधान नहीं है तो संविधान के निर्वचन की बात भी खत्म हो गई। ठीक, इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही है केवल। ठीक है, तो यानी कि आप कंटेंट की आप जांच कर ही नहीं सकते। तो बस वही है, तो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे केवल अपील ही अधिकारता है। अगली बात सकारात्मक विधि। अभी मैंने विधियों के बारे में बताया कि जो राज्य यानी मानव द्वारा विधि, संसद द्वारा निर्मित विधि वही सुप्रीम है वहाँ पे। इनके बारे में कहा जाता है क्या, द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक ए मैन ए वुमन एंड ए वुमन ए मैन। जॉन लुइस जे लोम स्विस शायद हैं ज्ञानी आदमी, कुछ लोग कहते हैं एडवर्ड कॉक ने कहा था, पर जो भी कहा हो। ठीक है, यह ब्रिटेन के संविधान। अब जल्दी से फ्रांस के संविधान को देख लेते हैं। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका प्रणाली है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है। अध्यक्षीय प्रणाली मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होना, संसदीय प्रणाली मतलब कि एक प्रधानमंत्री का निर्वाचन कहाँ से, संसद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, यानी एक पीएम है, एक राष्ट्रपति भी है। यहाँ क्या है, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष, इसके पास कार्यपालिकीय शक्तियाँ हैं। और वहीं प्रधानमंत्री को कौन संसद के सदस्य चुन रहे हैं, वो भी है। तो ये संसदीय प्रणाली के गुण है, ये अध्यक्षीय प्रणाली का दोनों का है। और जब ये दोनों अलग अलग दल से होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग दल से, तो इसको बोलते हैं सहचारिता। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात, यहाँ संसद सिर्फ मार्गदर्शक सिद्धांत दे देती है। ठीक है, वो जो है कार्यपालिका यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है। संसद बहुत कानून निर्माण का नहीं, सारे बाकी जो है कार्यपालिका आदेश के माध्यम से ज़्यादातर काम हो जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे है द्वितीयक पूर्ण बहुमत प्रणाली। इसमें क्या होगा कि अगर आपको नेशनल असेंबली का चुनाव जीतना है तो पूर्ण बहुमत चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये है कि जितने पंजीकृत मतदाता हैं, इनका इलेक्टोरल रोल नाम है, उनके कम से कम 1/4 और जितने लोगों ने मत डाला है उनके कम से कम हाफ 50% मत प्राप्त करने हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने पहले बार में 50% वोट नहीं प्राप्त किए, वोट देने वाले किसी की बात करता हूँ मैं, नहीं मत प्राप्त किए इतने। ठीक है, तो क्या होगा कि जितने लोग 12.5% ज़्यादा वोट पाए होंगे, हाँ, उनके बीच दोबारा मतदान उनके लिए दोबारा मतदान होगा। ठीक है, तो अगर जो है अब कोई 50% ज़्यादा पा जाता है ठीक है, नहीं तो जो ज़्यादा पा गया उसको चुन लिया जाएगा, बस इतना ही है। ये है निर्वाचित पदों का संचय। जैसे कि अपने यहाँ क्या है कि किसी एक पद पे रहने के लिए कहते हैं ना कि लाभ का पद और निर्धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप धड़ल्ले से 2 पद पे रहो, 3 पद पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेयर भी हो किसी नगर पालिका के और संसद के सदस्य भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई पदों पर रहो। और फिर न्यायपालिका के कार्य भी बहुत सीमित हैं। यहाँ की न्यायपालिका को संविधान परिषद कहते हैं। ठीक है, मिलता जुलता ही कहते हैं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह है, बट यहाँ जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, ठीक है, बाकी जहाँ कानून बनने के बाद होती है, यहाँ जुडिशियल रिव्यू आप कानून बनने के पहले ही कर सकते हो। अगर कानून बन चुका फिर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, अब जरा स्विट्जरलैंड देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार है, फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ये कुछ अलग है। यहाँ पे कुछ 20 हैं कैंटन और कुछ हैं अर्ध कैंटन। देखिए, शक्तियाँ दोनों को बराबर हैं, बट ऐतिहासिक नामकरण ऐसा है, तो ये मत समझिएगा कि अर्ध कैंटन अपने यूटीज़ की तरह, ऐसा नहीं है, वही पूरे स्टेट ही हैं। हर कैंटन का जो है अपना अपना संविधान है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? कैंटनों को दी गई हैं। अपनी विधानसभाएं हैं, अपनी सरकारें हैं, और तिहरी नागरिकता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिएगा। ठीक है, संघीय सरकार में क्या है? एक राष्ट्रीय परिषद है, एक राज्य परिषद है। राष्ट्रीय परिषद में 200 लोग हैं। ये नॉर्मली वैसे ही काम करती है विधायिका की तरह से, जैसे अपना लोकसभा टाइप है, निचला सदन। हाँ, और दूसरा जो है
एक होता है राज्य परिषद, ये इसमें कैंटन के हर 20 कैंटन में 2-2 प्रतिनिधि, अर्ध कैंटनों के एक प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो चुनाव जो होता है ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, एक लिस्ट पढ़ाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोबारा कि ये लिस्ट प्रणाली से, पार्टी की लिस्ट पद्धति से चुनाव होते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका की अगर बात की जाए तो एक संघीय परिषद या फेडरल काउंसिल बनती है जिनमें 7 सदस्य होंगे। इनके पास जो है सारी कार्यपालिकी शक्ति होती है। हाँ, इनका चुनाव कौन होता है कि विधानमंडल के दोनों सदन जो है, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, इनके एक संयुक्त जो है अधिवेशन बैठेगा और उन्हीं के द्वारा इनका चुनाव होगा 4 वर्षों के लिए। ठीक है, तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको, कि जो है देखिए 7 सदस्य है ना, और अध्यक्ष या राष्ट्रपति में हर वर्ष बदलाव होता है। ये केवल सांकेतिक रूप से कोई अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये पूरे 7 सदस्य एक साथ शासन कर रहे हैं, लगभग सबके बराबर शक्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात ये है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ लक्षण हमें यहाँ दिखाई देते हैं। सबसे पहले एक ये है कि पहल का क्या अर्थ है कि कोई साधारण नागरिक या नागरिकों को समूह जो है ऐसा करेंगे, किसी कानून या संविधान संशोधन का एक प्रारूप या मसौदा तैयार करेंगे और फिर उस पर पंजीकृत मतदाताओं की निश्चित संख्या हस्ताक्षर करेगी। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि 50,000 लोग जैसे नॉर्मल कानून के लिए और संविधान संशोधन के 1 लाख लोग हाँ हस्ताक्षर कर दिए, और उसके बाद जो है वो 2 वर्ष के भीतर के बीच जो है क्या होगा, ऊपर मतदान होगा संसद में। ठीक है, ऐसे ही जन्म संग्रह है। हाँ, सरकार किसी जन साधारण के मुद्दे पे जनता से राय मांग लेगी। ऐसे रिकॉल की व्यवस्था है। रिकॉल की व्यवस्था क्या होती है कि वापस बुलाने का अधिकार, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप जो है एक निश्चित संख्या होगी मत की, उस आधार पे आप सिग्नेचर करा के उसे वापस बुला सकते हैं। ठीक है, ये रहा भारतीय संविधानों की अन्य कुछ महत्वपूर्ण संविधानों से तुलना। हाँ, हम लोगों ने अमेरिका के संविधान, ब्रिटिश संविधान, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और जो है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना। हाँ, तो बस इतना बहुत है, बाकी आगे कल मिलते हैं, प्रस्तावना में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।